सारे देशों की बात हुई रही है तो श्रीलंका की भी कर लेते हैं, सब पड़ोसियों की बात कर रहे हो। आप वहाँ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा थे, है ना। ऑपरेशन पवन चल रहा था और तब काफ़ी नौजवान ऑफिसर थे आप वहाँ। आपकी लर्निंग्स वहाँ क्या थी श्रीलंका के मामले में? एक तो टेक्निकल लेवल पे तो बहुत सारे लर्निंग होते हैं, बिल्कुल। लेकिन अब स्ट्रेटेजिक लेवल पर अगर अब हम बात करें तो जब कभी हम कहीं जाते हैं, ये नहीं कि पड़ोसी देश में या ऐसे कोई नहीं, जब कभी कोई हम तजवीज़ प्लान बनाते हैं तो हमेशा उसका एक एम होना चाहिए और एक एग्ज़िट स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ों में से एक भी ना हो तो अब क्या कमांडर और हर लेवल पे पॉलिटिकल लीडरशिप आर्मी को क्या आदेश देगा, आर्मी के अंदर डाउन द चेन ऑफ कमांड क्या आदेश होंगे कि आप किस लिए आए हो यहाँ पे और आपने क्या हासिल करना है। तो एक वो क्लियर पॉलिटिकल और मिलिट्री डायरेक्शन होना चाहिए। और अगर किसी वजह से वो नहीं हो पा रहा तो कब उसको वही मतलब सीमित रख के निकल जाना चाहिए, कट योर लॉसेस जैसे कहते हैं। या तो जिन लोगों को थोड़ा आइडिया नहीं है, मैं ऐसे बता दूं कि वहाँ भारतीय सेना भी श्रीलंका की सेना के साथ मिलकर काम कर रही थी और एलटीटी के खिलाफ ये ऑपरेशन था। तो जब ये सारा किस्सा हुआ तब श्रीलंका में एक तरफ तो श्रीलंका और श्रीलंकन आर्मी थी और दूसरी तरफ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम, जो सबसे मुख्य विरोधी ग्रुप, लेकिन और भी छोटे थे छोटे EPRLF वगैरह वगैरह छोटे भी ग्रुप थे। LTT और प्रभाकरन सबसे जाना माना ग्रुप था। तो हम गए थे एज पीस कीपर्स कि हमने इन दोनों को अलग अलग रखना था क्योंकि उनके बीच में बहुत संघर्ष हो रहा था। तो इसलिए नाम भी था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। तो हम गए थे पीस कीपिंग के आइडिया से और मकसद से, लेकिन बीच में जो है एकदम से हमारे और LTT के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हम दुश्मन बन गए। तो फिर ओवरनाइट एम तो बदली नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं कह रहा था कि एम क्या है, और अगर वो एम था कि हम पीस कीपिंग फोर्स है और हमारा एम है इन दोनों को अलग रखना, इन दोनों ग्रुपों को, तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो फिर पॉलिटिकल लेवल पे रिजॉल्व होके हमें फिर भी दोस्ती बने रहना चाहिए था, ना कि लोअर लेवल पे हम झगड़े में पड़ गए। झगड़े में पॉलिटिकल लीडरशिप एक तरह के भ्रम में थी, उसको क्लैरिटी नहीं थी। क्लैरिटी भी। तो सर कई बार इस भ्रम के चक्कर में जो ज़मीन पर हमारे सिपाही हैं उन्हें नुकसान उठाना पड़ता हो। तो कुछ हद तक श्रीलंका में वैसे ही हुआ, क्योंकि जब ओवरनाइट दोस्त दुश्मन बने और हमारे ऊपर फायरिंग करने लगे तो हम उसके लिए इतने तैयार नहीं थे। तो शुरुआत में तो हमारे ज़रूर कैजुअल्टीज़ हुए, जब तक कि हमें भी अपना स्ट्रेटजी टैक्टिक्स बदलना पड़ा। तो एक बार जब वो हो गया तब हम भी उन पर भावी हो गए, और इतना भावी हो गए कि उन्होंने बहुत अच्छी चाल चलाई। जब वो उनको पता था कि हम इंडियन आर्मी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते अभी, जबकि उन्होंने ही सबसे पहले हमारे ऊपर हमला किया। छेड़ा तो उन्होंने ही था। तब उन्होंने अपना ये स्ट्रेटजी थी वो बदली। वो श्रीलंकन आर्मी के पास गए और कहने लगे कि देखो हम आपस में सुलझा लेते हैं, ये बीच में ये कौन है, इनको चले जाने दो, हम आपस में बात करेंगे। श्रीलंकन गवर्नमेंट और आर्मी भी इस जाल में आ गई और उन्होंने कहा कि नहीं, IPKF को वापस चले जाना चाहिए, और हम टर्म्स और कंडीशंस के मुताबिक हम वापस आ गए। जैसे हम वापस आ गए तो LTT ने फिर लड़ाई छेड़ दी। ये एक और शर्मिंदगी थी, एक और फेलियर था। हम गए भी, शांति भी नहीं हुई, हमें लौटना भी पड़ा और फिर हमने एक प्रधानमंत्री को भी खोया। तो
इसलिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, विजन, एम, और जैसे मैं कह रहा था एग्जिट स्ट्रैटेजी। अगर हमें लगा कि नहीं हम ये पीस कीपिंग ये नहीं कर सकते तो हमें पहले ही निकल जाना चाहिए था, ना कि 1.5 साल 2 साल के बाद। जैसे अभी यूएस का अफ़गानिस्तान के साथ भी हुआ, तो वो उन्होंने देख लिया कि नहीं अभी एग्जिट स्ट्रैटेजी है कि हम तो छोड़ के जाने वाले, उनका जो करना है या होना है होने दो। तो अपने चिन्हुक भी छोड़ गए। हाँ तो हाँ मतलब वो भी कोई बहुत अच्छी एग्जिट नहीं, स्ट्रेटेजी मानी तो नहीं आती होगी। नहीं वो तो नहीं, लेकिन हाँ, आप बेहतर बताएंगे। लेकिन कभी ना कभी तो उनको महसूस हुआ कि नहीं इतना बहुत हमने इसके ऊपर जवान भी खो दे, पैसा भी खर्च किया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा विषयांतरण कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाकू ने तो नहीं से का नाम है। मुझे बताइए, अभी हमने आर्मी की बात की, अमेरिका की, अभी अफ़गानिस्तान आपने कहा, मगर मुझे याद आता है कि ये इराक की भी कहानी है, ये वियतनाम की भी कहानी है। अमेरिकन फोर्सेस इसी तरह से विड्रॉ करती हैं थोड़ा एब्रप्टली। तो आप अगर ऑब्जर्व कर रहे थे तो प्लीज़ बताइए कि इसमें उनकी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप का ज़्यादा फॉल्ट होता है या आर्मी की लीडरशिप जो ज़मीन पर होती है? भाई फीडबैक्स तो ही देते होंगे। फीडबैक तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि एक वो फैसला लेना कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, जितना नुकसान हुआ वो, तो एक बड़ा टफ डिसीजन होता है और एक टफ लीडर की होने की ज़रूरत है जो उसका जो फॉल आउट है वो झेल सके। आमतौर पर ये होता है कि चलो एक और देख लेते हैं, 1-2 महीने और देख लेते हैं, 6 महीने और देख लेते हैं, 10,000 ट्रूप्स और भेज देते हैं, शायद विंटर के बाद कुछ और ये समझौता हो जाएगा। तो ऐसे वो क्रीप धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती रहती है और पता भी नहीं चलता कि महीने नहीं लेकिन बल्कि साल 2 साल भी हो गए ये सोचते सोचते कि अगले हफ्ते हम वापस आएंगे। एक और वजह है कि जो ग्राउंड इनपुट है कई बार वो उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जो पल्स ऑफ द पॉपुलेशन जो कहते हैं, नस पकड़ना, क्योंकि जहाँ पर भी वो गए हैं वो फॉरेनर्स थे, वियतनाम, कोरिया, अफ़गानिस्तान। तो आम जनता के दिमाग में ख्याल क्या है, मुंह के ऊपर तो सभी लोग कहते हैं कि आप बड़े अच्छे हो, लेकिन थैंक यू डेमोक्रेसी लाए आप। हाँ, लेकिन अंदर में क्या विचार है, उनके क्या लॉयल्टीज़ है, ट्राइबल लॉयल्टीज़ या पार्टी लॉयल्टी वियतनाम में, तो वो मेरे ख्याल से वो नहीं पकड़ पाते, बीइंग आउटसाइडर्स। और फिर जब जिस लोकल कमांडर को वो सपोर्ट करना शुरू करते हैं, फिर उसके ऊपर वो अंधविश्वास करते हैं, क्योंकि वो उनका आदमी होता है, उनका आदमी, पपेट के लो जो भी, और फिर उसको सपोर्ट करने में फिर और वो उस कुएं में और गहरे उतरते जाते हैं। गहरे उतरते जाते हैं।